और वहां पे तो हिमाचल में तो बहुत होंगी ऐसी चीजें। धाम भी है लगती रोज। हाँ बस हर 2 दिन में सुबह धाम एकदम, सुबह एकदम शादियां लगी वहां चले जाओ। पर हर 2 दिन में धाम आ जाती है। मैं तो पक चुकी हूँ धाम से। ये बात भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रिक्शन। बच्चे क्या रहेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन ठीक है, फ्रिक्शन समझेंगे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझेंगे क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाए हमारा, लेकिन खत्म तो नहीं हो पाएंगे न्यूमेरिकल्स। ये 2 ऑब्जेक्टिव तो हमारे पूरे हो ही जाएंगे, न्यूमेरिकल्स का अभी हम नहीं कह सकते। चलो, पिछली क्लास में स्ट्रेंथ क्या थी? 10-20 थे शायद। 10-20? अरे इतना बड़ा गैप हो गया है तो 10-20 थोड़े आसपास तो 15 to 20 थे। अभी भी 5 का गैप है। एग्जैक्ट नहीं पता किसी को? तो सर 17-18 होंगे। 17-18 होंगे। चलो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फिर हम फ्रिक्शन से। क्या होता है फ्रिक्शन, कौन बताएगा? सर जो मोशन को अपोज करती है। जो मोशन को क्या करती है? अपोज करती है। और बताइए सर वो गुड इवनिंग बोलो। it is an opposing force which comes into play when body is moving in uniform motion। कुछ ऐसे ऐसे। कुछ ऐसे आगे दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन पे? नहीं सर, आगे याद नहीं आ रहा। अच्छा, आगे याद नहीं आ रहा। देखो ठीक बोल रहे हो सब, है ना। मोशन को क्या करती है? अपोज। ऐसा ही बोला सबने? यस सर। अपोज करती है, लेकिन मोशन को अपोज नहीं करती बच्चे। रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। किसको? रिलेटिव मोशन को। द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। Yes sir. रिलेटिव मोशन को मतलब सर, मतलब अगर ये एक 2 ब्लॉक है या एक ग्राउंड है, ब्लॉक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन, ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। अगर ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। आगे की तरफ। ऐसे ही मान लो 2 ब्लॉक्स हैं, इसमें ज्यादा समझ में आएगा। दोनों मूव कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से, लेकिन अगर ऊपर वाले की बात करूं, ऊपर वाला पीछे वाले के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, है ना। अगर ऊपर वाला नीचे वाले के रिस्पेक्ट में पीछे जाना चाह रहा है, दोनों ही कैसे रहे हैं? हमें तो ग्राउंड से तो क्या लग रहा है, दोनों कैसे जा रहे हैं? आगे। लेकिन ए वाला बी वाले के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो अगर कैसे जा रहा है? पीछे की तरफ, तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। तो हमेशा फ्रिक्शन पीछे नहीं लगेगा, मोशन को अपोज नहीं कर रहा। दोनों का मोशन हो तो कहाँ रहा है? आगे की तरफ। आगे की तरफ। बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ जा रहा है? आगे, लेकिन इस पे फ्रिक्शन पीछे। अगर बी के रिस्पेक्ट में ए पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। आगे लगेगा। समझ में आ रहा है? हालांकि ये ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक वाले प्रॉब्लम आगे पढ़ेंगे, स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर, बहुत फेमस न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए ये टर्म याद रखना, मोशन नहीं। कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कहाँ जाना चाह रहा है उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, डन सबको? यस सर। रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। आइए तो अब बात करते हैं सर, फ्रिक्शन कहाँ लगता है ना। आप लोगों को पता है फ्रिक्शन की एप्लीकेशंस तो बहुत है। जैसे सर हम चल नहीं सकते फ्रिक्शन के बिना, चल सकते हैं क्या? नो सर। फ्रिक्शन भाई के जैसा बिना कोई चल सकता है क्या? नो सर। नहीं चल सकता, है ना। तो ऐसे ही, जैसे आपने बहुत फेमस एग्जांपल सुना होगा गिलहरी का। गिलहरी जब पेड़ पर चल रही होती है, कोई भी चीज पेड़ पर चल रही है, वो फ्रिक्शन के कारण चढ़ती है। कभी भी स्मूथ सरफेस पे गिलहरी नहीं चढ़ पाती, है ना।
या और भी एग्जांपल्स हैं, जो जरूरी थोड़ी है गिलहरी को चढ़ाना है ना। और हम चलते भी किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण। अच्छा, एक होमवर्क प्रॉब्लम बताओ, अगर मैं चल रहा हूं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? सर पीछे। पीछे पीछे। पक्का? Yes, पक्का? Yes, तो अगर sir. मैं आगे चल रहा हूँ तो Yes, sir. फ्रिक्शन पीछे लग चलेगा, पक्की बात है? पीछे। Yes, Yes, sir. sir. सोच के आना और देख के आना, अच्छा ठीक है। ड्यूरिंग वॉकिंग फ्रिक्शन कैसा लगता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, ये सोच के आना। सोच के आओगे सब, Yes, sir. Yes, sir. दोनों केस पढ़ के आना, एक तो ड्यूरिंग वॉकिंग और एक जब केले के छिलके पर चल रहा हूं तब। क्या होगा, केले के छिलके पे चलते हैं तो फिसल जाओगे, तो फिसल जाओगे। फिसल जाओगे, लेकिन जाएगा। फ्रिक्शन तो लगेगा ना। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये दोनों पढ़ के आना, दोनों के केस में, ठीक है? सर फूट जाएगा सर। ठीक है, अभी चल के मत देख लेना केले के छिलके पे, और सर ने कहा था चेक करना है तो चलने लग जाओ। ऐसे नहीं करना, सर फूट सिर्फ जाएगा सर आपका। सोच के आना है ना। फिर पता लगे यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है, सर पता नहीं लगा सर, मैंने चल के तो देखा था, उसके बाद सर और थोड़ा कुछ कर भी है। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला सर, मैंने पैर रख के देखा था बस, उसके बाद मैं सीधा ड्रेसिंग रूम में उठी हूँ और पट्टी बनी हुई है सर, तब से अब होश आया है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सोच के आना है, नेट से सर्च करना, चल के मत देखना बस। चलिए, तो यहां तक फ्रिक्शन हो गया। अच्छा, तो फ्रिक्शन जो तुम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो वो भी किसकी हेल्प से लिखते हो, फ्रिक्शन की मदद से लिखते हो? Friction. Yes, sir. ठीक है सर, रबिंग हो रही होती है सरफेस की, वो फ्रिक्शन होता है। जो आदि मानव आग जलाते थे वो भी किसके कारण होता है? Friction. यार, फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है एनर्जी का। क्या होता है एनर्जी का, तुम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाऊंगा तुम्हें ये बात, कि फ्रिक्शन के कारण एनर्जी में लॉस होता है। और जब आदि मानव पत्थर रगड़ते थे, रबिंग हो रही है दो सरफेस के बीच में, रबिंग हो रही है तो उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शनल वाली फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का लॉस हो रहा है हीट की फॉर्म में, जिसकी वजह से आग लगती थी। तो बोलते थे ना, पत्थर के रगड़ने से क्या बनती थी, आग, है ना। तो ये फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। और वैसे इसके रीजन भी है फ्रिक्शन के, है ना, मैक्रोस्कोपिक रीजन, माइक्रोस्कोपिक रीजन, लेकिन हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें रीजन पता होने चाहिए दोनों। क्या होता है, पहले ऐसे माना जाता था कि फ्रिक्शन, जैसे हर सरफेस के पास क्या है, इरेगुलरिटी। ये सरफेस है, आपको ऐसा दिख रहा है ना ऊपर से ये सरफेस ग्राउंड, लेकिन एक्चुअल में माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो इस सरफेस पे थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज है, दिख रही है? Yes, sir. जो बोलते हैं ना रफ सरफेस है, तो वो ऐसा होता है कुछ, उसके अंदर Yes, कुछ ना sir. कुछ क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है। और अगर ये Yes, sir. सरफेस है, ये तुम्हारी सड़क है, मान लो तुम्हारी रोड है, वो एक्चुअल में ऐसी होती है, और इसके ऊपर तुम क्या चलाना चाह रहे हो, एक बॉक्स को आगे लेके जाना चाह रहे हो, ये बॉक्स का भी सरफेस है, इस सरफेस की भी अपनी क्या है, कुछ इरेगुलरिटीज। Regularities. तो होता क्या है, ये इसकी रेगुलरिटीज आपस में ऐसे समझ लो अटैच हो जाती हैं, ये इसके अंदर लॉक हो जाता है। जब आप चलाने लगते हो तो ये आपस में इतने कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, लॉक से इंटरलॉकिंग भी बोलते हैं इसको। तो अब ये फंस गया सर, ऐसा समझ लो एक किस्म से। तो अब ये मूव हो पाएगा क्या आसानी से? नहीं सर, इससे ये लॉक को हटाना पड़ेगा, इसको ये तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसको तोड़ने के लिए ये जो लॉकिंग हो रही है, इंटरलॉकिंग, इसी को कौन सी फोर्स कह देते हैं? Frictional force. Frictional force. इसी के कारण इसको आगे ले जाने में क्या हो रही है, मुश्किल हो रही है। इसी इंटरलॉकिंग के कारण एक फोर्स आती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और अगर चलाना है बॉडी को तो इस लॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा। ये तो पहले माना जाता था। अब एक्चुअल में क्या सीन होता है, ये जो फोर्सेस होती हैं एक्चुअल में बोलते हैं, मैं दो सारे केस बताता हूँ, कि ये बॉक्स है, जब इसके सरफेस पे आया तो क्या होता है, इसके सरफेस के ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस और रोड का ऊपर वाला सरफेस आपस में बहुत क्लोज आ गए, तो इनके एटम न्यूक्लियस आपस में बहुत क्लोज आ गए। उसके अंदर क्या होते हैं सर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन। तो ये इतने क्लोज आ गए, इनके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्डिंग करने, मतलब आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन होने लग गई। इसकी वजह से एक फोर्स आई, वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी फोर्स के कारण कौन सी फोर्स पैदा होती है इनके बीच, Frictional force. तो ये अभी क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारा कि फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से होती है, तो क्या लिखोगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Electromagnetic force. सरफेस के बीच में जो आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो ये सरफेस होते हैं, है ना, उनमें जो फोर्सेस आ जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, और उसी अट्रैक्शन के कारण बॉडी एक जगह स्टिक सी हो जाती है, मतलब रुक जाती है, उसको मूव करना मुश्किल है ना। और दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, कि सर ये जो सरफेस है इसकी रेगुलरिटीज है, और ये जो ब्लॉक का सरफेस है ये आपस में क्या बना लेते हैं सर, बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो जिसकी वजह से अब इसको चलाना मुश्किल है। अब इसको चलाएंगे तभी ना, जब ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, आपस में टूट जाए, तभी ये बॉडी क्या हो सकती है, आगे मूव कर सकती है। इस बॉन्ड करने के कारण जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। अब इसको चलाने के लिए इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और वो तोड़ने के लिए मेरे को बाहर से क्या लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, External force. एक्सटर्नल फोर्स। इसीलिए तो बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब जाके इसका ब्लॉक मूव हो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। इसका जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रीजन है जो क्वेश्चन में आ सकता है वो है कौन सी फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सी फोर्स होगी, Electromagnetic force. हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए जो सिर्फ फ्रिक्शन के लिए ही नहीं होती, हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जो भी फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वजह से होती है वो ज्यादातर किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तुमको मैं एक चीज बताऊं, जो कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़ा था ना, कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ होती है, जहां पर भी क्या हो, कॉन्टैक्ट हो सरफेस का, जहां पर क्या हो, कॉन्टैक्ट हो किसका, Surface. तो जैसे यहाँ पर ब्लॉक और उसके बीच में कॉन्टैक्ट था सरफेस के बीच में, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ ऐसी है, मान लो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इसके पैरेलल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, Parallel. एक होता है इसका कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। पढ़ते हो ना जैसे एफ कोस थीटा एफ साइन, तो वैसे ही समझ लो। दो कंपोनेंट होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के। कॉन्टैक्ट फोर्स कहां से आई सर, जब दो सरफेस आपस में क्या हो, कॉन्टैक्ट में। तो इसी कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से दो कंपोनेंट माने जाते हैं। एक होता है नॉर्मल, जो हमेशा सरफेस के कैसा रहता है, परपेंडिकुलर। हमेशा वो जो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो सरफेस के हमेशा कैसा रहता है, परपेंडिकुलर। तो ऐसा फोर्स तो हमने पढ़ा है ना जो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, उसका नाम क्या था, Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और कुछ नहीं बोला जाता, और उसका मतलब ही क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का कौन से वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर। Perpendicular वाला. तो ये भी बोल सकते हो कि नॉर्मल फोर्स कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स का है, कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी बारी है कॉन्टैक्ट फोर्स के पैरेलल वाले कंपोनेंट की पढ़ने की, और इसी को कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं, कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट है, जो सरफेस के अलोंग लगता है। नॉर्मल कैसा लगता है हमेशा सरफेस के Perpendicular. हम पढ़ चुके। अब हम सरफेस के पैरेलल भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगती है, उस कॉन्टैक्ट फोर्स को बोलते हैं कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल। Frictional force. ये हमेशा सरफेस के अलोंग लगेगी, सरफेस के पैरेलल लगेगी, लेकिन वो हमेशा सरफेस के कैसे लगता था, Perpendicular. रीजन दोनों का सेम है, बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। Force. क्लियर है। अब मैं पूछ लूं तुमसे कि क्या नॉर्मल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है या नहीं है, क्या बोलोगे, Yes, sir. Yes, sir. वो हमेशा सरफेस के कैसे लगेगी, Perpendicular. पैरेलल वाला हमेशा अलोंग लगेगा, नहीं लगेगा वो तुम्हें पता लगेगा। वैसे तो अलोंग लगना चाहिए, लेकिन उसकी डायरेक्शन डिपेंडेंट है। डायरेक्शन कैसे डिपेंड करती है फ्रिक्शन की, ये कुछ ऐसा लगेगा कि ये रिलेटिव मोशन को क्या करे, हमेशा अपोज करे। Oppose. इसको याद रखना, मोशन को नहीं, किसको, Relative motion को. क्लियर है सबको। Yes, यहाँ sir. तक ये मेन चीज थी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाली, बस। ठीक है, और अब ये इसके रीजंस हो गए। अब एक बात तुमसे मैं पूछूं, यहाँ तक तो ठीक है, मैं भूल गया जो मैं पूछने वाला था, एक चीज। हाँ, अब ये जो फ्रिक्शन है हमारे पास है ना, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ, किसी को पता है, सोचो सोचो। दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं। अच्छा,
मुझे ये बताओ, बॉडी को चलाना मुश्किल होता है या बॉडी को चलाते रहना? मतलब एक बार बॉडी को खिसकाना मुश्किल है या लगातार उसको चलाए रखना मुश्किल है? सोचो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं मैं? बॉडी को Yes, sir. खिसकाना मुश्किल है या उसको चलाए रखना? सर बॉडी को चलाए रखना। चलाए रख। तुमने वो देखा है कि बचपन में जब तुम देखते होगे टीवी सीरियल्स, जब वो एक बंदा तगड़ा सा आता था, हाथ मुंह में रस्सी लेके ट्रैक्टर खींचता था अपना जोर दिखाने के Yes, sir. लिए, Yes, sir. है ना? तो वो भी यही करते थे। बॉडी को सिर्फ एक बार चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद चलाए रखना उसको आसान होता है। ऐसा क्यों होता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं हमारे पास, काइनेटिक और स्टैटिक। देखो कैसे पता चलता है। अब इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन पढ़ तो लिया, नेचर ऑफ मटेरियल वो तो चीजें हैं ही, वो तो हम पढ़ेंगे ही आगे, है ना? वो किस किस पे डिपेंड करता है, जैसे ये देखो ये किस किस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, इस पे तो डिपेंड करता ही करता है सर, है ना? एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट पे नहीं, वो बताऊंगा कैसे। बट अभी के लिए इतना समझाओ, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है जनरली, जो मेन चीज है। देखो मैंने बोला ये, अभी ये पूरा प्रॉपर एग्जांपल तो नहीं है, पर इतना एग्जांपल है कि इससे आप समझ जाओगे। अपने हाथों को लो, सब दोनों ऐसे हाथों को पकड़ो और ऐसे रब करो। आराम से रब हो रहे हैं, है ना? हो रहे हैं ना आराम से रब सबके? Yes, sir. अब क्या करना है, ध्यान से देखो, हाथों को लो, इस हाथ को इसकी तरफ दबाओ, थोड़ा सा लेफ्ट को राइट की तरफ दबाओ, दबाओ एक दूसरे के खिलाफ। इसको राइट को यहां दबाओ, इसको यहां दबाओ, और अब इनको रब करने की कोशिश करो। सर मुश्किल है। पहले वाले में आसानी से मूव हो रहे थे या अब दबाए रखना है, और पहले साथ वाले में साथ साथ पहले दबाना भी है इनको और रब भी करना है। दबाना है बहुत जोर से, जितना दबा सको एक दूसरे के खिलाफ, और रब भी करना है। बताओ पहले आसानी से रब हो रहे थे या अब? सर पहले वाले थे। पहले। तो फ्रिक्शन तो अपोज करती है, तो किसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, पहले या अब? सर पहले अब वाले में। अब वाले में, क्योंकि अब मोशन में दिक्कत जिसमें आ रही है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है ना अभी। तो Yes. अब वाले में फ्रिक्शन ज्यादा है और मोशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। Oppose. पहले वाले में तो आराम से कर रहा था, अब थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्या हो गया? तुमने क्या किया है, एक दूसरे पे फोर्स लगाने लग गए तुम इस पे, है ना? और अब ये मूव नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हुआ? फ्रिक्शन बढ़ कैसे गया? सोचो तुमने ऐसा क्या किया, चलो ये बताओ। ज्यादा फोर्स लगाई। सर हमने फोर्स लगाई एक कहाँ दूसरे पर, पे। कहाँ पर? एक हैंड से दूसरे पे और दूसरे हैंड से क्या बोलते हैं जब दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में? दोनों हाथ के कांटेक्ट। सॉरी सर। नाम था इसका एक, जब ये इसके ऊपर लगा इधर की तरफ, ये इसके ऊपर लगा इधर की तरफ, कौन सी फोर्स? बॉडी कॉन्टैक्ट में है, अभी थोड़ा सा पढ़ा भी है इसके बारे में। अपोजिंग फोर्स। इलेक्ट्रिक। हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे, बहुत बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं इसको। जब एक बॉडी दूसरे पे लगाती है, वही दूसरी बॉडी पहले पर लगाती है फोर्स। फिर ये कौन सी फोर्स थी? दो ब्लॉक थे, दोनों एक दूसरे पे कौन सी फोर्स लगाते थे? नेट फोर्स। कौन सी फोर्स? नेट। नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। ये इसके ऊपर लगाएगा इस तरफ, ये इसके ऊपर लगाएगा इस तरफ, लगाएगा ना? तो तुमने नॉर्मल फोर्स बढ़ा दी और फ्रिक्शनल फोर्स भी इनकी क्या हो गई, बढ़ गई। अब ना करो, ना लगाओ वो फोर्स, देखो फ्रिक्शनल फोर्स आराम से हो रहा है ना, आराम से रब हो रहा है। जैसे ही तुम दबाओगे, नॉर्मल फोर्स बढ़ा दी, अब रब करना क्या है, मुश्किल है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या? और प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पर वो कांस्टेंट है म्यू। म्यू क्या होता है सर? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन स्टैटिक है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर काइनेटिक है तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला क्या रहेगा दोनों केस में? सेम रहेगा। अब ये फॉर्मूला दिमाग में रख लो। और एन क्या है? नॉर्मल
रिएक्शन, एन क्या है, Reaction. नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, जो हमेशा सरफेस के कैसे लगती है, परपेंडिकुलर, राइट। क्लियर है Yes, sir. सबको फ्रिक्शनल फोर्स कैसे डिपेंड कर रही है नॉर्मल पे, ये बच्चों को समझ नहीं आती, यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पर ये F इज इक्वल टू म्यू। अब बात आती है सर, ये आपने दो वर्ड्स लिखे हैं अलग अलग, क्या है, क्या दो लिखी है मैंने दो वर्ड्स अजीब से, काइनेटिक Kinetic. और काइनेटिक, ये क्या होता है सर। देखो अब एक मेरे जैसा बॉडी बिल्डर बंदा है, देखो अभी दिखेगा तुम्हें, दिख रहा है, हड्डियां पसली है ना? हो जाएंगी। ये बंदा एक अलमीरा को बहुत तेजी से पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अलमीरा इतनी जिद्दी की सर हिल ही खाली नहीं है रही, कि भरी हुई? भरी हुई है सर, हिल ही नहीं रही, अच्छा भरी। हिल ही नहीं रही। अब ये बंदा थक गया, क्या ये बंदा फोर्स नहीं लगा रहा क्या, बताओ। सर लगा रहा है, लगा रहा है सर, फोर्स तो लगा रहा है, ये हमारा बंदा फोर्स तो लगा रहा है सर, लेकिन ये सर, मूव, जीरो होगा। ये मूव कर रही है। नो तो जब ऐसा केस हो जाए कि अब बंदा तो ऑब्जेक्ट तो फोर्स लगा रहा है, मतलब हम तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अब ये किसके कारण मूव नहीं कर रहा सर, फ्रिक्शन के कारण, है ना। उस सरफेस आपस में ऐसे इंटरलॉक हो रखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतनी ज्यादा है कि मेरी फोर्स लगाने से भी वो बॉडी आगे नहीं जा रही। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ज्यादा है, लेकिन मेरी फोर्स जो अप्लाई कर रहा हूं वो क्या है, कम है। तो ऐसा फ्रिक्शन तो है, ऐसे फ्रिक्शन का नाम, जब बॉडी मूव ही ना करे, मैं मेरे फोर्स लगाने के बाद भी उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब क्या हो, हिलना। रेस्ट। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, रेस्ट। तो जब ऐसा Rest. फ्रिक्शन, जब बॉडी रेस्ट पर हो, फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी रेस्ट पर रहे, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। है ना। ऐसा होता है ना, जब दिवाली की सफाई कराते हैं तुम्हारे भाइयों को, जब मम्मी बोलती होगी बेटा बेड इधर से उधर हटका दे थोड़ा सा, है ना, दिवाली आ रही है। लाया हुआ है ना, मेरे को झाड़ू लगानी है, ये वो, तुम्हारा भाई लगा रहता है, पसीने आ जाते हैं उससे, लेकिन बेड नहीं हिलता। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन सर लग, खाली कर दो ना तो खुद हिल जाएगा। हाँ सुनो तो सही, लेकिन भरे हुए बेड को खिसकाएं और वो हिले ही ना, तो वो अब कौन सा फ्रिक्शन होगा उस टाइम, उसको उसके दम लगाना पड़ेगा उसके लिए। भरा हुआ फ्रिक्शन कैसा होगा उस पे, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन तुम्हारे, तुमने भाई की कर दी बहुत तगड़ी बेइज्जती, यार ऐसे यही नहीं होता, ये तो मैं भी कर दूं, है ना, तो उसमें थोड़ा सा जोश ज्यादा आ गया, लेकिन अभी बहुत ज्यादा तो नहीं आया, इतना तो जोश सर, आ गया, बंदा अपनी कमर तोड़ लेगा लेकिन वो खींच के रहेगा लेकिन क्योंकि इतना जिस जोश भी नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत जोश आ गया, उसने हल्का सा खिसका दिया बेड, हल्का सा क्या कर दिया, खिसका दिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए बस, है ना, हल्का सा खिसका दिया। बॉडी अभी चलने नहीं लगी, लेकिन अपनी जगह से थोड़ी सी चलनी स्टार्ट होने लगी है, जस्ट चलना स्टार्ट हुआ है। उस टाइम भी फ्रिक्शन तो लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम किसका, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की भी कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम। ये कब होगा सर, ये क्या होगा, इसको बोलेंगे क्या, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कब लगेगा, जब बॉडी कैसी होगी, जस्ट क्या करेगी, मूव होने लगी। जस्ट मूव, जस्ट, समझ में आ रहा है, जस्ट मूव होने लगेगी, तब बॉडी क्या हो जाएगी, जब तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम स्टैटिक। इससे पहले जो फ्रिक्शन लगेगा होगा जब बॉडी मूव ही नहीं हो रही, वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन का एक और नाम भी है बच्चे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब उसने इतनी इज्जत करके अपने आप को पूरा झोंक दिया और हल्का सा बेड खिसका दिया, भगवान भी उसका साथ देता है। जब भी बॉडी को हल्का सा तुम खिसका दोगे ना, तो उसको चलाए रखना आसान हो जाता है, उसको चलाए रखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए जब भी तुम देखना कोई भी वो बहुत भारी चीजों को खींचता है ना कोई, तो वो सबसे ज्यादा जोर तब लगाता है जब उसको हल्का सा खिसकाना हो। एक बार वो हल्का सा खिसक जाती है ना चीज, चलाने के लिए उसके ऊपर इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती जितनी उसको
रेस्ट से जस्ट मूव करवाने के लिए होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बॉडी चलने लग जाती है, चाहे चलने लग गई, अब खिसक नहीं रही, खिसकने के बाद बॉडी क्या होने लग गई, बिल्कुल चलने लग गई, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन तो तब भी लग रहा है, बॉडी चल रही है उस टाइम पर भी फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन उस फ्रिक्शन का नाम क्या होगा पता है? बताओ, जो दूसरा फ्रिक्शन बोला था मैंने, बताओ। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग तो हो गया, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ, जब बॉडी मूव करने लग जाए तो उस फ्रिक्शन का नाम क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बॉडी क्या कर रही है? पूरी मूव कर रही है, ठीक है। और याद रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? कम होती है हमेशा। कम क्या होती है। कम होती है किससे? Static. लिमिटिंग। स्टैटिक तो बात की बात है, लिमिटिंग से भी क्या होती है? कम। कम। लिमिटिंग ही तो स्टैटिक से ज्यादा है। अगर लिमिटिंग की देखो, स्टैटिक की जब मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है उसको क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग, लिमिटिंग। है ना। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम है, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से क्या है? कम है। याद रख, किससे कम है सर? लिमिटिंग से कम है। अब इसीलिए, और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जब बॉडी कैसे चलती है? मोशन में होती है या रेस्ट पर होती है? सोचो। मोशन में। मोशन में। तो बॉडी जब चल रही है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है? देखो ध्यान से। कम लग रहा है। कम लग सर, कम लग रहा है। फ्रिक्शन कम लग रहा है तो उसको चलाना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा। आसान होगा। इसीलिए बॉडी को खिसकाना मुश्किल है, लेकिन उसको चलाए रखना क्या होता है? आसान होता है। क्योंकि उसके जब चल रही होती है तो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है किससे? लिमिटिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन से नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब आता है? जब बॉडी जस्ट क्या करती है? मूव। तो हमने 3 केस पढ़े हैं, सब बताएंगे मेरे को। सबसे पहले परमिंदर बताएगी। परमिंदर, अगर बॉडी रेस्ट पर है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? बॉडी मूव नहीं कर रही। सोचो, जब बॉडी मूव नहीं कर रही, रेस्ट पर है परमिंदर, तो बताओ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? सोचो सोचो, परमिंदर ही बताएगी अभी इसका आंसर। परमिंदर की कौन हेल्प करेगा? चलो देखते हैं। तनीषा बताओ। तनीषा, स्टैटिक फ्रिक्शन। परमिंदर याद रखना, कौन सा फ्रिक्शन होता है वो? स्टैटिक फ्रिक्शन। परमिंदर गई क्या? शी हैज लेफ्ट द मीटिंग, कोई बात। तो वो कैसा कैसा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक अब फ्रिक्शन। हाँ, अब त्रिशा आई है। त्रिशा आज नहीं आई है ना। दिशा, दिशा बताएगी। दिशा, जब बॉडी मोशन में होती है तब कौन सा फ्रिक्शन होता है? मोशन में, पूरी तरह से मोशन में है। काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन, वेरी गुड दिशा। अगर बॉडी रेस्ट से जस्ट मूव करी है तब कौन सा फ्रिक्शन होगा? सब बताओ। लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो तीनों केस कथा समझ में आ गए। यस सर। इनमें से सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होगा? वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू, स्टैटिक, लिमिटिंग या काइनेटिक? स्टैटिक। सोचो, काइनेटिक की। सोचो। सर, लिमिटिंग की। लिमिटिंग की। किसकी लिमिटिंग की? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो अभी मैंने बताया है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है? थोड़ी सी उसमें कम होती है। और स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होती है? लिमिटिंग। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कौन से फ्रिक्शन की होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन की। सर ठीक है। अब पूछो, क्या आप पूछ रहे थे? अब तो खत्म हो गया। सर वो माइक ही नहीं अच्छा, होता, मैंने जवाब देना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी पूछेंगे दोबारा, फिर देखना, ठीक है। कोई बात नहीं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग की, है ना? यस सर। ठीक है। और काइनेटिक की थोड़ी सी कम हो जाती है लिमिटिंग से। आओ, अब एक खास बात और करते हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला चाहे कोई भी हो, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? म्यू इंटू एन। तो इसके अंदर ना तुम्हें एरिया का कौन नंबर, एरिया दिख रहा है क्या इस फॉर्मूले में कहीं? देखो, दिख रहा है? नो सर। एरिया पे
कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इंडिपेंडेंट है उसका फ्रिक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अगर यहाँ म्यू एस होता तो वो क्या होता, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ Static friction. अगर म्यू के हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ Kinetic friction. और अगर यहाँ पर मैं लिख दूं, यानी अगर यहाँ म्यू के लिख दिया तो ये फ्रिक्शन भी कौन सा बन जाएगा, काइनेटिक। यहाँ म्यू एस लिख दिया Yes, तो ये sir. स्टैटिक। Static. लेकिन याद रखना, अगर यहाँ पर म्यू एस लिखा हुआ है और ये जो वैल्यू तुम निकालोगे, तुम किसकी वैल्यू आएगी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की या काइनेटिक की? Static. स्टैटिक की आनी चाहिए, है ना। लेकिन याद रखना ये स्टैटिक की नहीं बोलेंगे इसको हम, ये कौन सी वैल्यू आएगी, Limiting. आएगी तो स्टैटिक की ही, लेकिन स्टैटिक की भी मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है ये। किसका फॉर्मूला है, स्टैटिक की मैक्सिमम, यानी लिमिटिंग। Limiting friction. और अगर यहाँ पर क्या हो जाए, म्यू के इंटू एन हो जाए तो ये कौन सा फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, Kinetic. तो सर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला है, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला नहीं बताया मैंने? Static. क्योंकि उसको फॉर्मूले की जरूरत नहीं नहीं है। है। बताता हूं क्यों, आओ। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी बॉडी, ठीक है, दिख रही है आपको, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. इसके अंदर ना हम फोर्स निकालते हैं, कौन सी फोर्स निकालनी है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये अच्छा। बॉडी है, अभी मैं नहीं बता रहा मूव कर रही है या नहीं कर रही, 5 किलो का इसका मास है, ठीक है। अगर ये बॉडी आगे जाना चाहेगी तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, पीछे सर. तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालता हूं मैं अभी। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू, And म्यू तो दे रखा है कितना बच्चे, 0.1. 1। एन कितना होगा बता सकता है कोई, 10. कैसे पता, ये तो एफ है, 10 कैसे है, ये तो अप्लाइड फोर्स है, ये क्या है, अप्लाइड फोर्स। एन तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, नीचे क्या लग रहा होगा इसके, mg. एन And ना बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे, तो एन किसके इक्वल होगा, n is equals to mg. तो एन की जगह क्या पुट कर दो, mg, mg. तो 0.1। मास कितना है इसका, 5. और जी कितना है, 10। 1/10 से ये गया, तो आंसर क्या आ गया, सिंपल। तो इस केस में ये जो एफ कितना है, 5। फ्रिक्शन इसमें 5 लग रहा है, बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, मैं अगर कितनी फोर्स लगा रहा हूं, सर नहीं करेगी. देखो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन अभी निकाला है तुमने, कितना लग रहा है, 5. और मैंने फोर्स कितनी लगा रखी है, तो बॉडी मूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सर करनी चाहिए. करेगी ना बॉडी मूव। हाँ, इस केस में तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, कितना, 5। कोई डाउट नहीं, सब कुछ देख लिया। ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी दूंगा, अभी किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, वो क्वेश्चन तुमने करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दूंगा। चलें आगे, यस सर. सब कुछ सेम है बच्चे। ये 5 kg का ब्लॉक है, दिख रहा है, ये फोर्स Yes, लग रही है, मान लो यहाँ पर इस पे अप्लाइड कितनी, 4 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.1। तुमने निकालना है एफ, यानी किसकी वैल्यू, ये म्यू एस है, म्यू एस दे रखे, ठीक है, क्लियर है। म्यू एस की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, म्यू एस। एस बोले तो स्टैटिक। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या निकालना है बच्चे तुमको, क्या निकालना, लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैंने तो बोला है तुमसे, क्या पूछ रहा है तुमसे, फ्रिक्शन. मैंने तुमसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबको, चलो अब ट्राई करो सोल्व करने की, फॉर्मूला से जैसे तुम्हारा मन करता है वैसे। मैं पोल डाल रहा हूँ, सब बच्चे पोल में आंसर डालेंगे,
मैं ऑप्शन डाल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सारे आंसर डाल रहा हूँ, उसमें से जो तुम्हें समझ में आए वो कर देना। लो बच्चे, लॉन्च हो चुका है, नहीं हुआ क्या अभी? अभी हो जाएगा। पोल लॉन्च हो चुके हैं, उसके ऑप्शन तुम्हें दिख गए हैं, उसके देख लेना। 4 या 5 ऑप्शन है, उसमें से एक सेलेक्ट करना तुमने। फ्रिक्शन बतानी है ना? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ पोल पे आंसर देगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? मैंने नहीं बोला लिमिटिंग की, मैंने बोला स्टैटिक। 1 मिनट का टाइम है सबके पास, सोल्व करो। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा कि किसने आंसर क्या दिया है, ठीक है? तो आराम से बेझिझक आंसर दो, मुझे आंसर का रिजल्ट दिखेगा सिर्फ कि कितने बच्चों ने कितना आंसर दिया, बस। वेरी गुड। अभी तक 5 बच्चों का वोट आया, लेकिन देखते हैं 6 का आ गया। वेरी गुड। 8 का आ गया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अरे अच्छी बात है, सारे वोट कर रहे हो भाई। 9 वोट्स आ गए हैं, वेरी गुड। थोड़े से और डालो, देखते हैं। शर्माओ मत, मेरे को किसी का आंसर नहीं दिखेगा बच्चे। अभी कितना समझाऊं मैं आप लोगों को। वेरी गुड, 10 वोट आ चुके हैं। जल्दी 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 जल्दी। पर ये तो पता लग जाएगा कि किस किसने वोट नहीं दिया, फिर मैं पूछूंगा। जिसने नहीं दिया ना, उससे ही पूछूंगा, देखता हूँ। चार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, उनके पास 10 सेकंड है। 10 9 8 8 7 7 6 5 4 3 2 1। समय Over. समाप्ति की घोषणा होती है। समय समाप्त हुआ है ना? समय समाप्ति की घोषणा। तो 3 बच्चे ऐसे रह गए जिन्होंने वोट नहीं दिया। देखते हैं, अगली बार के लिए उनका नाम नोट कर लिया गया है। हाँ, क्या लगता है क्या आंसर आ रहा है? उसमें से बहुत बच्चों ने क्या आंसर डाला है, मैं बताता हूँ। बहुत बच्चों ने तो आंसर डाला है, एक बच्चे ने आंसर डाला है 4 न्यूटन। किसने डाला है 4 न्यूटन आंसर? हैंड रेज करना। 4 न्यूटन किसने डाला आंसर, कोई बता पाएगा? नहीं, डाला भी होगा ना तो कोई हैंड रेज नहीं करेगा। चलो बाकी सबने सही डाला है, 4 न्यूटन वाला गलत है। किसने डाला 4 न्यूटन? सर 11 बच्चे तो रह गए सर अब। किसने डाला है 4 न्यूटन? क्योंकि सिर्फ उसी का आंसर सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है? सर हमने नहीं डाला है 4 न्यूटन। तो उसी का ही आंसर सही है, 4 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 4। सर 4 सर कैसे? बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। देखो, अगर मैं तुमसे पूछता इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ, तो तुम बता देते ऐसे ही, F इज इक्वल टू म्यू इंटू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू लिखते 0.1। एन की जगह क्या लिखते बच्चे? एन की जगह क्या लिखते? mg। 5 mg mg को पुट करते तो कितना आता? 5 इंटू 10, जो कि आ जाता टोटल मिला के 5। तो कई बच्चों ने तो f की वैल्यू 5 निकाल के टिक कर दिया, लेकिन ये तो किसकी वैल्यू आई है? फ्रिक्शन। लेकिन मैंने पूछा क्या है सिर्फ? स्टैटिक ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये 5 न्यूटन। यानी ये ज्यादा से ज्यादा कितना अपोज कर सकता है? 5 न्यूटन।
लेकिन इस समय कितना कर रहा है ये तो नहीं पता ना। Yes, sir. ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा पलंग है या मंजी है, कुछ भी है, बहुत बड़ी अलमीरा है, बहुत बड़ी, या उसी क्वेश्चन पर आ जाओ। ये बंदा है ना, इसके पास बहुत बड़ी अलमीरा है ये, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है इसका, मान लो 100 न्यूटन। कितना? 100 न्यूटन। यानी सर ये मैक्सिमम कितना अपोज कर सकता है, मैक्सिमम कितना अपोज कर सकता है? हाँ पूनम, हाँ करिश्मा बोलो, मैक्सिमम कितना अपोज कर सकता है? 100 न्यूटन। कितना अपोज कर सकता है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। लेकिन यानी इसके पास स्टॉक में इतना माल पड़ा है कि ये 100 न्यूटन को अपोज कर सकता है। लेकिन ये पागल थोड़ी है कि हमेशा सारा का सारा माल निकाल देगा, हमेशा 100 न्यूटन करेगा। मतलब सर, मतलब ये 100 न्यूटन तक बर्दाश्त कर सकता है, इसके पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि ये 100 न्यूटन वाली फोर्स को झेल लेगा। लेकिन आगे वो ऐसा बंदा है, मतलब कोई कि भाई जो खली के वार को भी सहन कर ले, जो खली के वार को भी सहन कर ले अपनी फोर्स लगा के, लेकिन उसको मारने कौन आ रहा है? छोटा सा कोई बच्चा। तो वो उस बच्चों को खली की फोर्स से मारेगा क्या? हाँ, मान लिया उसके पास ताकत कितनी है? खली जितनी। लेकिन उसकी लड़ाई अगर बच्चे से हो रही है तो वो उसको खली जितने जोर से मारेगा क्या? आप खुद बताओ, सोचो। नहीं ना, आपके पास बहुत सारी ताकत है, बहुत तगड़ा एक बंदा खड़ा है ना, बहुत अपना मोटा तगड़ा, पर एक छोटा सा बच्चा आ जाए, है ना, वो उसको बहुत जोर से मारेगा क्या? आप बताइए। नहीं, वो हल्का सा ऐसे करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे में तो जान ही नहीं है सर। ऐसा ही इसके साथ होता है। फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम न्यूटन कितना है इस वाले के पास, इस केस में 100 न्यूटन। ये बच्चा आया छोटा सा, है ना, ये कितनी फोर्स लगा रहे हैं? सिर्फ 5 न्यूटन। और वो भी इस डायरेक्शन में। ये चाहता है मेरी 5 न्यूटन से ये अलमीरा चलने लग जाए। फ्रिक्शन क्या कहता है? भाई मेरे को अलमीरा चलने ही नहीं दूंगा, मैं तो इसको अपोज करूंगा, है ना। इसको अपोज करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, आप तो खुद बताओ। अगर ये बच्चा 5 न्यूटन से आगे धकेलना चाह रहा है तो इसको अपोज करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? कम से कम 100 से ज्यादा। 100। सोचो, मेरी बात सुनो। ये बंदा 5 न्यूटन से एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये ब्लॉक कहाँ चला जाए, ये अलमीरा कहाँ चली जाए? आगे। लेकिन फ्रिक्शन चाहता है कि इस ब्लॉक को आगे नहीं जाने चाहिए। तो ये अगर 5 से आगे धकेलना चाह रहा है तो इसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 5 से? सोचो, 5 ही चाहिए ना सर, क्योंकि अगर 5 आगे लग रही है, 5 ही पीछे लगा दूं तो फोर्स क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। और बॉडी मूव करेगी क्या? बताओ, नहीं करेगी। ठीक है। और ये 5 न्यूटन का फ्रिक्शन दे नहीं पाएगा। फ्रिक्शन के पास तो कितने का स्टॉक पड़ा है? 100 न्यूटन का। उससे आराम से रोक दिया। अब ये बच्चे को आया गुस्सा, इसने 5 की जगह कितनी फोर्स लगानी शुरू कर दी? 15 न्यूटन। अब इसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 15। क्या फ्रिक्शन दे नहीं पाएगा क्या? पाएगा। और क्या चलने देगा इसको, अलमीरा को? नो सर। रेस्ट पर है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। अगर बॉडी रेस्ट पर है, मतलब और फोर्स भी लग रही है और फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो उस फ्रिक्शन का नाम क्या था अगर बॉडी रेस्ट पर है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? 15 न्यूटन होगा। 15 न्यूटन। अच्छा, अब बच्चे को और गुस्सा आया, इसने 15 की जगह क्या कर दिया? 25। फ्रिक्शन इस केस में क्या चलने देगा इसको? बोलो, बच्चे ने अब कितनी फोर्स लगाई है? 25 न्यूटन। तो क्या फ्रिक्शन चलने देगा या नहीं चलने देगा? लेकिन उस केस में अब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना देगा? फ्रिक्शन 25 न्यूटन। क्योंकि वो तो देखेगा सामने वाले में कितनी ताकत है। अगर मेरे से कम ताकत है तो मैं ज्यादा क्यों लगाऊं? जितना उसको रोकने के लिए चाहिए बस उतनी लगाऊंगा। अब बच्चे को और गुस्सा आ गया, उसने क्या कर दिया? इसको सीधा कहता है 55 करूंगा। कितनी कर दी? 55। अब क्या फ्रिक्शन चलने देगा? अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है? 55। तो जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन उतनी ही हो रही है ना, देख रहे हो? अच्छा, अब बच्चे को बहुत गुस्सा आ गया, वो कहता है रुक जा। उसने 105 लगा दी। 101 लगा दी। कितनी लगा दी? 101। अब फ्रिक्शन क्या कहेगा? कहेगा चलो भाई दम लगा रहे तो कर देता हूँ। हाँ,
अब वो कहता है मेरे पास ताकत तो थी खली जितनी, लेकिन खली से भी ताकतवर एक बंदा आ गया, अब इसके पास तो कितनी फोर्स बची है? 100। अब तो अब मैक्सिमम कितनी लगा सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन? अब इस केस में जो पूछेंगे ना, वो अगर पूछे स्टैटिक फ्रिक्शन, इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगाएगा, क्योंकि जितना उसका स्टोक है उससे ज्यादा फोर्स लग रही है। अब जो फ्रिक्शन बोलेगा स्टैटिक, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 100 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक नहीं, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये फोर्स अगर 104 भी हो जाए तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 100। अगर ये 110 भी हो जाए तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? वो है भाई, अपना बजट अब क्रॉस हो चुका है, आपका तो अब कितनी डाल सकते हैं? 100। अब बच्चा जीत जाएगा। क्लियर है क्या? तो यही इस केस में हुआ, अब बच्चे का चॉकलेट मिलेगी। यही इस केस में हुआ। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी, तुमने फॉर्मूले से निकाली थी लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो कितना आया था? 5। यानी इसके पास अब स्टोक पहले 100 का था, अब इसके पास कितना है? 5 का। लेकिन पीछे से कितनी लगी? अगर 10 तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगेगा बताओ? सोच के बोलना। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5। क्योंकि उसके स्टोक में ही इतनी थी, ताकतवर बंदा आ गया, इसके पास मैक्सिमम स्टॉक था 5 का, ये लेकर आ गया 10 का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? ऑब्वियस सी बात है 5। इसके पास और बेहोत ही नहीं है सर, इसका बजट ही नहीं है। अब अपने क्वेश्चन पे आए। हमारे अभी तुमने फॉर्मूले से जो निकाला वो कितना आया? मैक्सिमम वैल्यू 5 आई, लेकिन पीछे बच्चे ने कितनी लगाई रखी है? 4 न्यूटन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? 4 आएगा ना, क्योंकि अभी तक इसके स्टॉक में कितना पड़ा है? 5 पड़ा है। पीछे से 4 लग रहा है, तो इसको रोकने के लिए वो कितनी डालेगा? अभी भी 4 ही डालेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। जब वो पीछे से 7 लगा रहा था तो ये भी 7, वो पीछे से 55 लगा रहा था तो ये भी 55। ये जब तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंच पा रही थी, स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को क्या कर रहा था? चेंज करे जा रहा था, जिस हिसाब से पीछे फोर्स लग रही है ना। वो कब चेंज नहीं कर पाएगा अपने आप को? जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू 5 से ऊपर आ जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है अपने आप, है ना, एडजस्ट कर रहा है वो, जितनी फोर्स लग रही है उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसा बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टेबल। क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टेबल सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद बॉडी जस्ट क्या होगी? इस पे जस्ट मूव होगी, और इसके बाद जो बॉडी होगी वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है लिमिटिंग से, है ना। अब ध्यान से देखो। यस सर। तो सर अगर मैं देखूं, ग्राफ बनाऊं, यहां पर तो है फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां पर कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। तो शुरू में मैंने फोर्स बढ़ाई, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू क्या कर दी? बढ़ा दी। तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, और बढ़ाई तो फ्रिक्शनल ने अपनी वैल्यू फिर बढ़ा दी, फिर बढ़ा दी, फिर बढ़ा दी, फिर बढ़ा दी। कब तक बढ़ाता रहेगा? जब तक कहां तक ना पहुंच जाए? मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू को क्या नाम दिया था? लिमिटिंग। तो यहाँ पर मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, अब कौन सा फ्रिक्शन आ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तब तक ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहेगा, और इस फ्रिक्शन का नाम क्या है जो बढ़ रहा है? स्टैटिक। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद भी अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को मेरी अप्लाइड फोर्स क्रॉस कर गई, उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन आएगा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन खत्म हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी नीचे दिखाऊं या ऊपर दिखाऊं? नीचे। तो यहाँ से थोड़ा सा एक डिप आएगा, देखो यहाँ पर मैक्सिमम आ गई, उसके बाद थोड़ा सा ये डिप आएगा ऐसे, और फिर ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको क्या बोला है? काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो ये थोड़ा सा नीचे आया है ना, किससे?
लिमिटिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये कांस्टेंट कर्व है या नहीं है, देखो बिल्कुल कैसी है, सीधी कर्व है लगभग लगभग। क्यों, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लगभग लगभग कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट। एक बार ओवरकम कर लिया तो वो नॉर्मल उसकी वैल्यू रहेगी। इसीलिए बोलते हैं ना, चीजों को चलाना आसान है लेकिन एक बार खिसकाना उसको क्या है, मुश्किल। मुश्किल। ठीक है, तो आप देख रहे हो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा नीचे मुश्किल। इसीलिए आया है, काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा नीचे इसीलिए आया है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम है। सर किससे कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। ये ग्राफ सबको समझ में आ गया, फ्रिक्शन से। ये ग्राफ Yes. समझ में आ गया। तो Yes, देख लो, ये लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब बताओ रेड वाला कौन सा फ्रिक्शन है, रेड वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये वाला कौन सा फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग। ऊपर चला गया, लिमिटिंग। लिमिटिंग। और उसके बाद ये ब्लू वाला, काइनेटिक। काइनेटिक। देखो जब स्टैटिक है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, इसलिए लिखा हुआ है स्टेट ऑफ रेस्ट। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद जब काइनेटिक होती है तो बॉडी चलने लग जाती है, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ, मोशन। क्योंकि काइनेटिक मोशन में है इसलिए इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनामिक। क्लियर है, तो ये हमारा ग्राफ था। Yes. हमारे ऑब्जेक्टिव आज खत्म हो चुके हैं, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। क्लियर है क्या सबको, यस सर। एक क्वेश्चन Yes, हल्का सा sir. जरूर करेंगे, एक क्वेश्चन हल्का सा, उसके बाद छुट्टी। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको, देखो एक ब्लॉक है बच्चे, कितने केजी का, 10 kg का। 10 kg। इसके ऊपर फोर्स लगाइए, कितनी, कितनी, एफ एफ फोर्स लगा दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, रफ है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन भी लगेगा। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं तो ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा, आगे, ऑब्वियस ही बात है। और इसकी एक्सेलरेशन भी दे रखी है, कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे भी क्लियर हो जाता है ये बॉडी कहाँ जाना चाहती है, आगे। सर आपकी आवाज कट गई। आवाज नहीं आ रही मेरी, सर आ रही है। आ रही है। किसको नहीं आ रही, शिल्पा। किसको, शिल्पा। 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 ज्वाइन कर लो बच्चे फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हल्का सा ही बनाएंगे। तो बताओ मेरे को, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चे, बताओ, फ्रिक्शन कहाँ पीछे लगेगा, वाली साइड को। पीछे लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, बस एक्सेलरेशन हो रही है आगे की तरफ। लेकिन अब वो दूसरा केस बोल रहा है, जब फोर्स को क्या कर दिया जाए, डबल। सब कुछ सेम, फोर्स को क्या कर दिया जाए, 2f, तब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 18 मीटर पर सेकंड। मीटर पर। इस केस में भी फ्रिक्शन तो कहाँ ही लगेगा, पीछे। सर पीछे ही। दोनों इक्वेशन की वजह से तुमको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू की वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बतानी है यस सर, सर। म्यू की म्यू वैल्यू। की। बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों इक्वेशन लिख दो। पहली इक्वेशन लिखते हैं जब ब्लू वाले के केस में, वहां पर बॉडी आगे जा रही है तो कौन लेके जा रहा होगा, कौन सी फोर्स, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ, कौन सी फोर्स आगे लेके जा रही है, कैपिटल। कैपिटल एफ। उसको अपोज कौन कर रहा होगा, स्मॉल एफ। यानी एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। मास कितना है सर, एक्सेलरेशन एफ तो निकालना है, एफ तो पता ही नहीं, सॉरी। और ये एफ को क्या लिख सकता हूँ, 10 है। स्मॉल एफ क्या लिख सकता हूँ, बताओ फॉर्मूला इसका फ्रिक्शन को, यू सर यू एस इनटू यू नहीं बोलते इसको, U म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू एन म्यू, म्यू इंटू एन, सिंपल, यस सर। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और अच्छे से लिखो, म्यू, एन की जगह और क्या लिख सकता हूँ, एन तो यहाँ लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, तो म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, इसको अच्छे से लिखें, यस सर। एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू म्यू इनटू एम जी एम ए।
अच्छा एफ तो पता नहीं, म्यू कितना है ये भी नहीं, ये तो निकालना है। एम कितना है देखो मास, 10 10 और जी भी 10, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 100 इज इक्वल 10 इंटू 10 एक्सेलरेशन कितनी है पहले केस में, 5 50 5 तो ये कितना हो जाएगा, एफ माइनस 100 म्यू इज इक्वल टू 150, ओ सॉरी इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 50, राइट। ये तो एक Yes, इक्वेशन sir. हो गई मेरी, हो गई क्या। Yes, अच्छा। sir. yes sir सेकंड केस में देखो, इस केस में भी कौन लेके जा रहा होगा आगे, 2F sir और capital F 2F है ना, Small f. इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया सर acceleration 2F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 2F तो पता नहीं, F की जगह अभी भी यही सब आएगा, म्यू इंटू mg, क्योंकि mu into सरफेस चेंज mg नहीं हुआ, सरफेस चेंज नहीं हुआ तो फ्रिक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो म्यू mg की वैल्यू तो वही आएगी कितनी, 100 ही। 100 U 100 mu physical to मास कितना है सर, वो भी चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज हो गई, मास तो 10 ही है, 180 sir 180 हाँ एक्सेलरेशन हुई कितनी है 18, है ना। 180 yes ठीक है, sir ये कितना हो जाएगा 2F माइनस 100 म्यू इज इक्वल टू 180 180 ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब second इन दोनों इक्वेशन से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू की। अगर म्यू की वैल्यू चाहिए तो मैं इनको कैसे सोल्व करूं बताओ, क्या कट जाए आपस में, substituting Mu- method सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, एफ Yes, से ma'am. एफ कट Yes, sir. जाए ताकि म्यू की वैल्यू आ जाए। एफ से एफ कब कट सकता है, जब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सर पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो 2 करो से। बच्चे, 2 ये हो से जाएगा 2F 2F minus 200 U 200 mu is equals to 100 sir इज इक्वल टू इज इक्वल टू, हाँ बोलो, हम सेकंड क्वेश्चन में कॉमन नहीं ले सकते तो इक्वेशन में ले सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, जैसा मर्जी कर सकते तो सर फिर वैसे ही बनते हो ना हो। कैसे, सर 2 कॉमन ले लेंगे तो F minus 50 U हाँ equals to तो करोगे फिर वापस 2 से 90 ऐसा कर दिया तुमने, इस 2 को वहां लेके जाना पड़ेगा फिर यानी 2 से डिवाइड कर रहे हो, मैंने 2 से क्या कर दिया, बस मल्टीप्लाई कर दिया, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो या उसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड दोनों केस तुम्हारे पास। डिवाइड अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये दो इक्वेशन को सोल्व कर सकता हूँ, इसको जस्ट इसके नीचे लिख देते हैं, yes sir 2F माइनस minus 200 200 mu is equals to 100 100 ठीक है, ये वही इक्वेशन है। अब दोनों को सोल्व कर दो, 2F से 2F माइनस का हो जाएगा, Cancel. ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये किसका हो plus जाएगा, का माइनस। minus का अब बताओ 200 में से 100 100 गया, mu 100 U is equals to 80 80 is equals U to is equals to 8 4.5 10 यानी 0.8 0 4.5 तो ये यू की म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू की कितनी, 0.8। yes sir क्लियर है। तो Yes, इस sir. इक्वेशन से किसी को कोई डाउट है तो पूछो, और एलिमिनेशन मेथड आई थिंक सबको पता होगा ना, पढ़ रखा होगा सबने, yes बहुत sir आसान है। फिर भी किसी को कोई डाउट है कि ये कोई भी इक्वेशन कैसे आई सर, 2F कैसे आया, तो पूछ लो। मेन काम हमारा था दोनों इक्वेशन लिखना, दोनों इक्वेशन लिखनी आ गई था सबको। एक Yes, केस में मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं की किसी भी इक्वेशन में, क्योंकि सरफेस बिल्कुल वैसे हैं, वही ब्लॉक है वही ग्राउंड है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो दोनों केस में फ्रिक्शन नहीं म्यू होगी की वैल्यू सेम रहेगी, यानी वो 100 इंटू म्यू। देखो यहाँ पर भी मैंने फ्रिक्शन को क्या लिखा, 100 म्यू, यहाँ पर भी क्या 100। हाँ बोलो बच्चे, कोई कुछ पूछ रहा है, no कौन सा sir कौन सा 2F, कौन सा 2F बच्चे, ये वाला, yes sir तो ये वाला तो हमने इस इक्वेशन से लगाया ना, उसने बोला देखो जब फोर्स क्या हो जाए सर, डबल, अच्छा जब फोर्स क्या हो जाए डबल, तो पहले फोर्स F थी, अब फोर्स क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी 2F, 2f तो एक्सेलरेशन 18 है, तो इसकी इक्वेशन लिखी हुई है ये मैंने। तो अब ये इक्वेशन जब लिखी तो फोर्स जब 2F हो गई तो आगे लगेगी 2F, इसको अपोज करेगी F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वही मैंने यहाँ लिखी। yes sir क्लियर है बच्चे, yes yes sir फिर भी कुछ पूछना है किसी को Yes, तो sir. पूछ लो। चलो
फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, एक समराइज जरूर करेंगे, देखते हैं जिससे मैं पूछूंगा बस वही। तो मुझे बताओ फ्रिक्शन, वैसे तो एक तीसरा टाइप भी होता है फ्रिक्शन का, काइनेटिक वो रोलिंग फ्रिक्शन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए मुझे Yes, बताओ sir. हमने फ्रिक्शन के कितने टाइप पढ़े हैं? Sir, 3. हमने कितने पढ़े हैं? वैसे तो 3 होते हैं, हमने कितने पढ़े हैं? 2. 2 types. कौन कौन से? Static, Kinetic friction. काइनेटिक और स्टैटिक, है ना। और वैसे वो बच्चा सही बोल रहा था, वो 3 फ्रिक्शन, वो दूसरा एक और फ्रिक्शन भी था ना, लेकिन उसको हम स्टैटिक में ही काउंट Yes, करते हैं, sir. हमने उसको स्टैटिक में ही Yes, काउंट sir. करते हैं। ठीक है, तो मैं तीनों के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, तुमने बताना है मुझे। ये है स्टैटिक, वो क्या है? Kinetic, limiting और kinetic. काइनेटिक। तो मेरे को पल्लवी बताएगी स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी कैसी हो? सर रेस्ट पे होती है जब body. वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड। जब बॉडी कैसी हो? रेस्ट पर हो, है ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होता है? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। कशिश बताओ। सर जब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की. वेरी गुड। ये क्या है सर? मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? Static friction की. फ्रिक्शन की। और अब मोनिका बताएगी मेरे को काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है। मोनिका, मोनिका डोगरा, जब क्या होता है बॉडी मूव करती है. क्या करती है? जब बॉडी मोशन में होती है। वेरी गुड बच्चे, जब बॉडी कैसी हो? मोशन में हो, तब Motion काइनेटिक। होती है. अब मेरे को एक बच्चा बताए नरिंदर नाम से, जिन्होंने ज्वाइन किया, वो निशा है या सिमरन है? मैं भूल जाता हूँ। तो सिमरन, सिमरन, सिमरन मुझे बताओ इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? बहुत आसान है, दिख भी रहा है लिखा हुआ। सर किसकी किसकी? लिमिटिंग की. वेरी गुड। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू वाला होता है ना, और काइनेटिक वाला लिमिटिंग से थोड़ा कम होता है। कम होता है. ठीक है, इतना ही था हमारे पास। ठीक है, किसी को Yes, कोई sir. भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट इसके अलावा? अच्छा, No, sir. एक चीज और, स्टैटिक फ्रिक्शन की खास बात क्या है? फॉर्मूला यूज नहीं होता। और मैं आपको एडजस्ट Sir, जितनी हाँ, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है. सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना, सेल्फ एडजस्टिंग। और सब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू एंड नॉर्मल एंड. लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके बारे में हम बात करेंगे कल। ठीक है, तब के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर हो पाए तो Yes, ठीक है, sir. वरना ये क्वेश्चन जरूर करके आने हैं। ये वाले अभी दिखाता हूँ, ये दिख रहे हैं 3 क्वेश्चन। Yes, sir. उनमें से भी 2 तो जरूर करने हैं जो लेफ्ट साइड है, इसी से आपको पता लगेगा। एक में है फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना, और एक में है फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू कहां से कहां लाई कर सकती है। ट्राई करके आना। Yes, sir. ये 3 तो कंपलसरी है, और हो सके तो करना। ठीक है, ओके बच्चे। Okay, sir. बाय सर, थैंक Bye, यू sir. सर। Good night, sir. बाय बाय। बाय सर. शुभ रात्रि, Bye. हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिवाली से पहले मिलेंगे, अभी तो हाँ सर, पहले एडवांस है। हाँ, एडवांस में तो ठीक है। क्वेश्चन